अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों सड़क से लेकर सदन तक संग्राम छिड़ा हुआ है। चंदा चोरी से लेकर पेपर लीक तक, मुख्य धारा की राजनीति से लेकर उपचुनाव तक, हर जगह इन दिनों आप देख रहे होंगे उथल पुथल का माहौल है। परंपरागत स्थापित मान्यताएं टूटने का दौर शुरू हो गया है। इस दौर की आज की दो बड़ी कहानी है, उपचुनाव का परिणाम और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चंदा चोरी और पेपर लीक का संग्राम। क्या होगा इसका और इम्पैक्ट क्या है, एक खुली चर्चा करते हैं सभी मसलों को लेकर। बहन भाइयों, किसी को यकीन नहीं था, वो हो गया। एक अभूतपूर्व जनादेश बिहार से निकला। जिस पार्टी की पिछले साल हुए चुनाव में जमानत जब्त हो गई हो, एक भी सीट न जीते हों, उन्होंने वर्तमान दौर के सबसे ताकतवर माइटी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किले को छिन्न भिन्न कर दिया। सिर्फ छिन्न भिन्न ही नहीं किया, गिरा के समतल कर दिया। और वो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई सीट को जन सुराज के प्रशांत किशोर ने जीतकर बिहार में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जैसा कि मैं कह रहा था ओपनिंग के वक्त कि स्थापित मान्यताओं के टूटने का काल शुरू हो चुका है। चंदा चोरी की घटना से शुरू हुई बात, पेपर चोरी, जेनजी के आंदोलन और उपचुनाव के परिणाम और भारत की संसद में मचे संग्राम तक पहुंची है। आपको हर जगह मिलेगा कि एक माहौल से छिड़ गया है कि हमें स्थापित परंपराओं को ध्वस्त कर देना है। जैसे इतने प्रख्यात, इतने बड़े मंदिर में चोरी हो ही नहीं सकता। कोई हिंदू चोरी करेगा, कोई मान ही नहीं सकता था। लेकिन स्थापित परंपरा टूटी, चढ़ावा अरबों का चोरी हुआ। स्थापित मान्यताएं टूटी, एक के बाद एक पेपर लीक। एक कराओ दूसरा लीक, दूसरा कराओ तीसरा लीक, तीसरा कराओ पहला लीक, लीक ही। नतीजतन इस देश ने वो आंदोलन देखा जो भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। उस उम्र के नौजवानों ने इस देश में क्रांति का बिगुल फूंक दिया, जिसको माना जाता था कि ये तो नखादे हैं, इनको तो कुछ नहीं आता, इनकी तो कोई समझ नहीं है, इनकी तो कोई विचार नहीं है, ये किसी मुद्दे पर 20 सेकंड की रील हैं, स्टैंड ही नहीं करते हैं। इस पीढ़ी ने वो करके दिखा दिया जो पिछली कई पीढ़ी नहीं कर पाए। इसलिए किसी पीढ़ी को कमतर करके आंकना, ये हमारी आपकी एक सामाजिक समझ की भूल है। इन दिनों बीजेपी के सितारे अच्छे नहीं चल रहे हैं, गर्दिश में है। एक के बाद एक लगातार मुद्दे और उन मुद्दों में जनता का डीप इम्पैक्ट, प्रभावकारी मुद्दे, ये भारतीय जनता पार्टी को कंफर्टेबल बहुमत होने के बावजूद दिल्ली और देश भर में चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। एक पार्टी जिसका भारत के 3/4 हिस्सों पे शासन है, केंद्र में ताकतवर सरकार है, लेकिन कोई हफ्ता शांति से नहीं गुजरता, कोई हफ्ता संघर्ष और तनाव के बगैर बीजेपी का नहीं गुजरता। एक मुद्दा खत्म होता है, दूसरा छाती पे सवार है, दूसरा खत्म होता है, दो और मुद्दे छाती पे बैठे हुए हैं। लिहाजा हर फैसले उलट जा रहे हैं। अच्छाई में भी बढ़ते हैं तो भी गलत काम हो जा रहा है, और गलत तो गलत हो ही रहा है। अब इन सब मसलों से निकलते हुए जैसे ही पार्टी ने थोड़ा सा जेनजी आंदोलन के बाद सांस ली, बिहार में एक बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी के इतिहास में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिक्त की हुई सीट को एक अनजान सी पार्टी जिसकी जमानतें जब्त हुई हों, धूल धूसरित कर दिया उसने बीजेपी को। अभी छोटी मोटी जीत नहीं, सिर्फ 34% वोट पड़े थे, तब 20,000 वोटों से पी के जीते हैं। अगर कहीं 70% मतदान होता तो सोचो बीजेपी का क्या होता। आरजेडी की तो खैर जमानत जब्त हो गई। लेकिन बहनों भाइयों, ये बताता है कि समय काल परिस्थिति को, राजनीति को, ताकतवर राजनीतिक दल वक्त रहते जब नहीं भांपते हैं तो परिणाम इसी प्रकार के आते हैं। अब आप उत्तर प्रदेश की आज की विधानसभा देखें,
हालांकि आज शोक प्रस्ताव के बाद, श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा स्थगित हुई, लेकिन कल के जो इरादे दिख रहे हैं वो आज विपक्ष ने विधानसभा के भीतर और सड़कों पर प्रदर्शन करके दिखा दिया। कल का दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रारंभिक काल बहुत तनावपूर्ण होने जा रहा है। चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सब मुद्दे विपक्ष पूरी चढ़ाई की तैयारी में है। गांव गांव खुदी सड़कें, नौकरियों के मुद्दे बेहिसाब हैं और इनका जवाब सरकार को देना है। तो विपक्ष कल बड़ा तगड़ा धावा बोलने की तैयारी में, और भारत की संसद तो चल ही नहीं पा रही। दूसरे सप्ताह में हम संसद में पहुंच गए हैं, पर एक भी दिन कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं चल पाई। सिर्फ पेपर लीक के मुद्दे पे थोड़ा बहुत डिस्कशंस हुए 8-10 घंटे। इसके अलावा पूरे दौर पे सदन खुलती है स्थगित, खुली स्थगित, खुली स्थगित, अखाड़ा बन गया है। सत्ता पक्ष, स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी पार्टियां, कोई सहमति ही नहीं बहनों भाइयों। जब राजनीतिक दलों में इतने मतभेद हैं तो हमसे, आपसे और नौजवान पीढ़ी से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो कौन सा संस्कार लेकर बात करेगी? जब हम देख रहे हैं कि आप सदन नहीं चला रहे हो, न चलने दे रहे हो, तो आप जो आचरण करोगे उसका प्रभाव तो जनता पे आएगा ना, हम पे आएगा, बच्चों पे आएगा। तो तब क्यों बुरा लग रहा है? आप वो मर्यादा आचरण अपने कार्य से स्थापित कीजिए, तब दूसरों को नसीहत दीजिए कि आप गलत कर रहे हैं। तो भारत की संसद की क्या हाल है इन दिनों देखिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, और मैं अपनी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तारीफ करता हूं, कि कल दोपहर बाद वहां स्थिति ठीक भी हो जाएगी। आप टेंशन ना लीजिए, कल वहां ठीक होगा, दोपहर तक ही बवाल रहेगा। उसके बाद हमारी विधानसभा बहुत अच्छी चलती है, बहुत कंस्ट्रक्टिव डिबेट यूपी की असेंबली में होती है। हम चर्चा होगी मुद्दों की। और बहनों भाइयों, मैं नियमित पूरी चर्चा सुनता हूं, सभी काम छोड़कर सुनता हूं, कोई भी बोल रहा हो मैं सुनता हूं। अब तो टेक्नोलॉजी, अब तो सुनने के लिए आपके सिस्टम, आपके ऑफिस में चीज़ें मौजूद। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थापित परंपराएं टूट रही हैं, वक्त काल परिस्थितियां बदल रही हैं, संकेत बदल रहे हैं। क्या बीजेपी इन संकेतों को पकड़ पा रही है या फिर नहीं? चर्चा इसी विषय की, कुछ बयान फिर डिबेट। 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अधर्मी हैं, इनसे बड़ा अधर्मी कोई हो नहीं सकता है। जो भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हो सकते। जो भगवान राम के मंदिर की चोरी करा ले तो उनके भी नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हो सकते। जिस तरह से प्रभु राम के चढ़ावे की चोरी हुई, जिस तरह से करोड़ों सनातन धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची, जिस तरह से राम मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ, क्या ये इनको गंभीर मुद्दा नहीं लगता? इसके अलावा नौजवानों का बेरोजगारी का मामला है, किसानों के खाद का विषय है, महंगाई है, ये सारे विषय हम सदन में इस बार उठाएंगे। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। प्रशांत किशोर का बिहार की विधानसभा में पहुंचना सम्राट चौधरी के लिए बहनों भाइयों बहुत बड़ा जख्म है। आपको अंदाजा नहीं कि सदन में अब वहाँ क्या होने वाला है। तो आज की इस परिचर्चा को शुरू करेंगे। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एमआईएम के, और कांग्रेस की नेता विधानमंडल हमारे साथ आराधना मिश्रा मोना जी मौजूद हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी जी हमारे साथ कार्यक्रम में। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हमें कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं, और करपात्री जी महाराज हमें थोड़ी देर में अयोध्या से ज्वाइन करेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए। आलोक जी, इतने संकेत पर्याप्त हैं कि आप अपने कामकाज के तरीकों में परिवर्तन लाएं, अपनी वैचारिक परिवर्तन लाएं और जनता की फिक्र करें
इतने संकेत जो आपको मिल रहे हैं, इसके बावजूद बीजेपी अपने को बदलने को तैयार नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी लगातार जनता के बीच में जनता के हित के लिए काम कर रही है। हमारी जो नीति है सबका साथ। सर माइक बंद है आपका, माइक ऑन करें, आप बोलिए सर। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के लिए और जनता के बीच में काम कर रही है। हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर ही हम सभी योजनाओं बना करके जनता के बीच में हैं और जनता का समर्थन भी लगातार हमारे को मिल रहा है, क्योंकि शुचिता, सुशासन और सुरक्षा, इन 3 सा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्यों की सरकारें, सभी देश की सरकार इसी पर चल रही है। आज महिला सुरक्षा की बात हो, आज समाज में सुरक्षा की भावना का हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी लोग सुरक्षित हैं। पहले के तरीके से ना कोई लूट, ना कोई एक्सटॉर्शन, ना कोई उगाही, ना कोई अपहरण, इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगी हुई है। अपराधी संगठित जो होकर के अपराध करते थे, आज उसमें से कई सारे मारे गए हैं, कुछ भाग गए हैं, बाकी सब जेल में है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे कि जनता का विश्वास उससे हटे। अगर आप आज के चुनाव परिणामों से जोड़ रहे हैं तो गुजरात की सीट हमारी थी, हम वापस लेके आ गए। दतिया की सीट जो हम हारे हैं, वहाँ पे कांग्रेस की सीट पहले से थी, हम वहाँ पर नहीं जीत पाए। लेकिन पटना की जहाँ तक की बात आती है, बिहार की जो सीट है वो ज़रूर हम 30 साल से जीत रहे थे, तो इस बार जनता के बीच में हम अपनी बात नहीं रख पाए होंगे तो हम नहीं जीत पाए। तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई अविश्वास पार्टी हो के गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और आप इतना लाइटली स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब आप ब्रजेश जी, वैसे तो हमने तो राहुल गांधी को भी हराया, परंपरागत सीट थी उनकी, वहाँ पर हमने कांग्रेस को हराया। हमने क्या कहते हैं कन्नौज सीट पर हराया, हमने जो है बुदायूं सीट पर हराया, हमने आजमगढ़ सीट पर हराया, हमने कुंदरकी सीट पर हराया, हमने रामपुर सीट पर हराया, जो परंपरागत से भाजपा के खिलाफ सीटें थी, जो भाजपा कभी जीतती नहीं थी। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिन सीटों पर आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, वहाँ पर कभी कभी कोई बात जनता को लगता है कि नहीं समझा पाए होंगे, इसलिए हम सीट हार गए। जनता आपसे स्पष्ट कहना चाहती, लेकिन आप न देखना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। देखिए, बोलेंगे नहीं, इसका मुझे यकीन कम है। जब देख ही नहीं रहे हो तो बोलोगे क्या? नहीं ब्रजेश जी, ये ऐसी बात मत करिए। क्यों? नौजवान पीढ़ी देखो क्या था। बिहार के अंदर आखिर 20 वर्षों से सरकार भाजपा गठबंधन की है। अब तो आपका मुख्यमंत्री है। क्या कारण है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की या विपक्ष की सीटें रही हैं, वो दोबारा चुनाव क्यों नहीं जीत पाती हैं? क्यों नहीं भरोसा जनता जीत पाती हैं? क्योंकि वे सिर्फ झूठ बोल करके चुनाव में आते हैं और उनका झूठ का भांडा फूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे पास ईमानदार नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जैसा देश का नेतृत्व कर रहा है, पूरे विदेशों में नाम कर रहा है, और हमारे पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व है जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है छाया हुआ है। अब जिसके जवान जो कहते हैं वो करते हैं। वो अब नितिन नवीन के नेतृत्व पर सवाल है, और अब तो आपका मुख्यमंत्री है बिहार में, उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा कि हम जब 2017 में चुनाव जीत करके आए थे, तो पहले उपचुनावों में ही हम हार गए थे। आपको याद होगा कि हम फूलपुर की सीट और गोरखपुर की सीट हार गए थे, जबकि हम 2/3 बहुमत से लेकर के सीटें जीत करके आए थे। तो इसलिए ये हार जीत का पैमाना अलग होता है। वहाँ कोई सरकार बनने, कोई इसका फर्क नहीं, सरकार बनने या बदलने का ऐसा कोई आपको मामला नहीं, कोई फर्क भी नहीं है। नहीं, मुझे लगता है उसकी समीक्षा पार्टी करेगी, बिहार प्रदेश की पार्टी करेगी। बहुत शुक्रिया। मैं आराधना मिश्रा मोना जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। आराधना जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आज से तो विधानसभा शुरू हुई, लेकिन कल से ऑफिशियली स्टार्ट होगी। आप लोगों के इरादे मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। आप मुझे सुन पा रही हैं? ओके, आराधना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ऑडियो ब्रेक हो रहा है। अब आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों के इरादे विधानसभा में मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी और बाकी अपोजिशन? देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो प्रभु राम के चरणों में आस्था के भेंट जो लोगों ने चढ़ाई, करोड़ों सनातन धर्म के लोगों ने अपनी आस्था के अनुरूप भेंट जो चढ़ाई, चढ़ावा चढ़ाया, उसकी जो चोरी हुई, और मैं कहूँगी ये चोरी नहीं, डकैती थी और सुनियोजित ढंग से हो रही थी। पिछले 6.5 वर्षों में जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर बनाने का निर्णय हुआ, जिसको पूरे देश ने स्वीकारा, उसके बाद ट्रस्ट बनाने का, निर्माण समिति बनाने का निर्देश दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएमओ ने उसकी पूरी निगरानी करी और एक वहाँ पे ट्रस्ट बना।
ट्रस्ट की सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें वही लोग रखे गए जो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो चंपत राय बंसल जी रहे हों, चाहे वो अनिल मिश्रा जी रहे हों, चाहे गोपाल जी रहे हों। ये सब वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। क्या इस बात से इनकार कर सकती भारतीय जनता पार्टी कि जिस दिन से ज़मीन की खरीद फरोख्त शुरू हुई मंदिर के लिए, तब से इसमें घपले और घोटाले पाए गए। 2 करोड़ की ज़मीन 15 मिनट के बाद 18 करोड़ में खरीदी गई ट्रस्ट द्वारा। क्या इससे इनकार किया जा सकता है? ऐसे कई मामले सामने आए, पूरी मीडिया में आए, हम विपक्ष ने इसको उठाया भी, पर सरकार चुप रही इस पर। आज नतीजा उसका ये हुआ कि आज करोड़ों की, कई 100 करोड़ की चोरी मंदिर में हुई। जिस तरह से आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉय रखे गए बैंक द्वारा, जिस एजेंसी को रखा गया वाराणसी की, उसका कोई वैलिडेशन नहीं हुआ, उनको रख लिया गया। मैडम, मैं जानना चाहता हूं क्या कांग्रेस पार्टी का यही प्रिंसिपल इशू इस बार असेंबली में रहेगा? ये एक मुख्य इशू है, क्योंकि ये प्रभु राम की, इस देश की, इस प्रदेश की करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर हम सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। इसलिए तय करेंगे कि एसआईटी प्रदेश सरकार ने बनाई। उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर हम प्रारंभिक रिपोर्ट और 1 महीने में हम अंतिम रिपोर्ट ला करके दे देंगे। आज 50 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक एसआईटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई और बचाया जा रहा है। जो छोटी मछलियां हैं उनको तो पकड़ करके जेल में भेज दिया जी, पर जो बड़े मगरमच्छ थे उन पर अभी तक कोई, पर मुझे बड़ा अचरज है कोई एफआईआर और मतलब अतिरिक्त मन में भाव है कि कांग्रेस पार्टी प्रभु राम के प्रति इतनी आस्थावान, इतना समर्पण, ये देखकर लोग बड़े अचरज में हैं। मैडम ब्रजेश जी, मैं तो इसी अवध में पैदा हुई हूँ। प्रभु राम के मंदिर में हमेशा आराधना अर्चना करी है और दर्शन भी किए हैं। मुझे किसी भी अन्य व्यक्ति से, खासकर भारतीय जनता पार्टी से, जिसने सबसे बड़ा धोखा प्रभु राम को दिया हो, जिसके नाम पर ये चुनाव जीत करके आए, पूरा राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी का प्रभु राम के नाम से शुरू हुआ जी। और आज उन्हीं की चंदा चोरी करके जो लोग बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बारे में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आप चाहती है कि विधानसभा में इसकी प्रॉपर चर्चा हो? विधानसभा में बिल्कुल चर्चा हो और कल हम नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा की मांग भी करेंगे। इस पे चर्चा होनी चाहिए और हमारी उसमें 2 प्रमुख मांग भी होगी कि केवल ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी पर एसआईटी जांच ना करे। जिस तरह से शुरू से जमीन के घोटाले हुए, इसके बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे भी एसआईटी की जांच में आए। बहुत शुक्रिया मैडम, मांग करी है, कृपया हमारे साथ बनी रहिएगा। इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बना आज उनको उसी सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी निगरानी में इस एसआईटी की जांच होनी चाहिए। पर ज्यादा देर बवाल न करिएगा, 1 घंटे में निपटा लीजिएगा। 12 बजे से सदन आराम से चलाना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। कृपया हम सकारात्मक चर्चा जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रसन्न चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद है। चौधरी जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बीजेपी की तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा? नहीं, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं बीजेपी तो देखो अपना कैसे तैसे हैंडल कर लेगी, आप लोग का कैसे हैंडल होगा? नहीं, हमारा तो हैंडल पहले से ही है। अब ये जो चिल्ला रहे हैं लोग, अब ये अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? जब मंदिर बनने लगा तब ये लोग कहाँ थे? आज इन्हें चढ़ावा चोरी की बात हो रही है। और जब कानून है, कानून अपना काम कर रहा है, एसआईटी बनी है, जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। और क्राइम और क्रिमिनल का कहीं भी कोई भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं होता कि वो किसी जाति से है, किसी धर्म से है, उसका व्यवसाय क्या है। वो कहीं भी कोई गड़बड़ यदि होती है, यदि वो करता है तो उसको सरकार जवाब देती है।
और उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था के ऊपर ही तो उत्तर प्रदेश को आज जिंदा है, और उत्तर प्रदेश का आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नाम लिया जाता है। तो ऐसा कहीं है नहीं, जो जिसने गलत किया होगा उसे सजा मिलेगी, और मिल रही है। अब पता नहीं ये लोग क्यों वो कर रहे हैं, इनको पास मुद्दे तो कोई है नहीं उठाने के लिए, जनता के लिए काम करने का इनका मन नहीं है, हमेशा दिखावा करना है, फोटो खिंचवाने हैं, सदन को चलने नहीं देना है। जहां चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा होनी चाहिए, उस चर्चा पे बैठे, उस चर्चा को करें, सार्थक चर्चा करें। जो काम सरकार तो कल विधानसभा में रालोद की क्या भूमिका होगी, लेकिन आप क्या करोगे जब ये सब इश्यूज रेज किए जाएंगे जिसका जिक्र अभी मैडम कर रही थी? रालोद हमेशा सार्थक चर्चा के पक्ष में रहा है। हम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने संविधान को हमेशा प्राथमिकता दी है और लोकतंत्र को प्राथमिकता दी है। वहां चर्चा होगी, हम चर्चा का भी हिस्सा बनेंगे। क्या आप चाहते हैं कि चढ़ावा चोरी पर सदन के भीतर चर्चा हो? बिल्कुल, जो सार्थक चर्चा होनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। चर्चा से कौन भाग रहा है, लेकिन ये अपने गिरेबान में झांके ना, जो चर्चा करने वाले हैं वो देखें ना, हम कहीं पर चर्चा करें, उनके पास है ही नहीं। वो तो ऐसे ही ड्रामा करने वाली बात है, लोगों को बहकावे वाली बात है। ये तो आप करें तो जनहित और विपक्ष करें तो ड्रामा। जाते हैं और चढ़ावा भी देते हैं, उसका कोई हिसाब तो कभी हुआ नहीं, ना कोई करता है। लेकिन फिर भी यदि किसी ने गलत किया है, सरकार उसको सजा देने के लिए तैयार बैठी है, एसआईटी गठित हो रही है, जो उसमें दोषी है उनको सजा मिलेगी। आपको लगता है इन दिनों बीजेपी के जो फैसले हैं वो लगातार गलत हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, संकेत बड़े खतरनाक आ रहे हैं? नहीं, आपके चेहरे पे कुछ डर का माहौल दिख रहा है मुझे, या विपक्ष वाले को लगता होगा, आपको डरे हुए दिख रहे हैं मुझे। ब्रजेश से नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है, नहीं बिल्कुल डरे हुए नहीं है। देखो, ये तो लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। आप कहते होंगे कि भाई डर, कोई नहीं डर रहा है भाई। आप श्योर है ना, आप में आत्मविश्वास तो है? रिजल्ट पे बात करेंगे जहां आप बिल्कुल पक्का आत्मविश्वास है। हम हर तरीके से जवाब देने को तैयार हैं और हमारी पार्टी मजबूत है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। हर समय पे, हर पल पे हम जवाब देने को तैयार हैं। और नहीं, मुझे आपकी चिंता ये है कि 2 साल आप विपक्ष की ड्रामेबाजी में रहे और उसके बाद अब 3 साल आप जनहित में गुजार रहे हैं, तो जनता को कौन सा वाला बताइएगा, पहला वाला या दूसरा? बिल्कुल सही बात है, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। देखो, मेरी बात सुनो ब्रजेश जी, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। हमने आंदोलन से और जनता की आवाज उठाने का कार्य किया है। अब हम सरकार में रह के जनता की आवाज को उठाते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे साथ सर बने रहिएगा। जनहित के कार्य जी, बहुत शुक्रिया। कार्य करने का काम करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं अनूप सट्टा जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी ये सड़क से लेकर सदन तक संग्राम क्यों छेड़ रखा है? आप चाहते हैं इसका लॉजिकल कंक्लूजन हो तो बहस होने दीजिए, चाहे सदन में हो, भारत की संसद में, या उत्तर प्रदेश की असेंबली में। देखिए ब्रजेश जी, लेट्स डिबेट। कोई भी लोकतंत्र अगर सड़क सूनी है तो फिर सदन में भी उस ढंग से प्रभावी नहीं हो सकता। और दूसरा सवाल यह है कि क्या सदन में चर्चा से समाजवादी पार्टी कभी भागी है? क्या भारतीय जनता पार्टी सदन में उस एक गंभीर और लोकतांत्रिक आचरण की सरकार के तरीके कभी उसने अपनी बातें कहने का काम किया है? ये तो झूठ फूट और लूट के सिद्धांत पर काम करने वाली पार्टी और विचारधारा है। इनका आप आचरण देख लीजिए। अभी हमारे मित्र, भाजपा के भी मित्र और रालोद के भी मित्र, बड़ी जोर शोर से अपनी बातें कह रहे थे। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि सदन में असत्य भाषण का कीर्तिमान स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आप कहेंगे तो मैं उदाहरण भी आपको याद दिला दूंगा। इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2021 के बाद माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी इंसान की मौत नहीं हुई है। आपके भी चैनल पे हम लोगों ने देखा, तमाम चैनलों ने देखा था क्या हालत थी उत्तर प्रदेश में। पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बड़े गर्व से छाती ठोक करके कहा था कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है, हम इनसे कह रहे हैं कि कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ हमारा।
1 साल बाद रिपोर्ट आ रही कि हमारे जवान शहीद हुए थे। क्या सदन में जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि सदन के सामने और देश के सामने एकदम सत्य बात आनी चाहिए? ये बांकीपुर ने क्या संकेत दिया है? बांकीपुर ने संकेत ये दिया है कि अहंकार और अलगतंत्र का शासन इस देश की जनता को अब बर्दाश्त नहीं है। और वो भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम का नाम लेकर के सत्ता में आई, हम समाजवादी तो बहुत दिनों से बात कह रहे थे, लेकिन अब इस देश की जनता भी समझ गई है कि इस देश की जनता तो है भगवान राम की पुजारी और भाजपा वाले हैं भगवान राम के नाम के व्यापारी। ओके, एक संकेत और दिया है बांकीपुर ने। नहीं, मैं अभी तो बांकीपुर पे आए नहीं। आपके दोस्त की जमानत जब्त हो गई। जिस पार्टी के शुभेच्छु हैं आप, उसका जो पैसा जमा था चुनाव आयोग में वो जब्त हो गया है। देखिए, चुनाव में होता उसका नाम रहता है। जानते हैं कौन सी पार्टी है? आप बता दीजिए। आप ही बता दो। मैं आपके मुंह से राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, मैं जान रहा था आरजेडी आप कहेंगे। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे थे? देखिए, मेरा ये कहने का मतलब ब्रजेश जी, जमानतें चली गई सर आपकी। मेरा ये कहना है कि हम ये रेलिवेंट होते जा रहे हो। हम इस बात पर हैं कि भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, आपने अभी शुरुआती दौर में एक बात कही थी, खुद मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं हैं? इसमें मिटने अपने की को क्या मिटा बात? के आप बीजेपी मिटाना चाहते हो? ब्रजेश जी, 2024 के लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया कि कौन मिटने वाला है और कौन आने वाला है। आप ही तो कह रहे हो चाहे हमारी जो हालत हो जाए बीजेपी को हटाओ। नहीं, हमने ये कहा कि अगर हमारे किसी सहयोगी की एक सीट गई, आपने सवाल किया तो मैंने कहा अगर हमारे किसी सहयोगी की एक सीट गई तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उससे परेशान होंगे और हताश होंगे। हम तो ये कहना, अभी आपने शुरुआत में सदन कहा कल था। चलेगा ठीक से? नहीं, सदन तो समाजवादी आपके पार्टी इरादे का क्या है। हैं? अगर सरकार ईमानदार होगी और उसका लहजा सकारात्मक होगा, उसका रवैया सकारात्मक होगा, तो समाजवादी पार्टी तो चर्चा Thank you, चाहती sir. है। बहुत शुक्रिया, sir. लेकिन अंतिम बात एक कहना चाहता हूं, जिस सदन की अध्यक्षता करने वाले माननीय जब बैठ करके जिन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि भगवान राम का चढ़ावा चोरी उन्हीं लोगों का हुआ है जिनकी श्रद्धा सच्ची नहीं थी, तो क्या इस प्रदेश की Thank you, जनता उनके बहुत कथन शुक्रिया। को मैं विश्वास कर पाएगी? आपको ये अयोध्या सवाल ले है। चलता हूँ। करपात्री जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बहुत प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और सानंद होंगे। अब जितनी जांच हुई है एसआईटी वगैरह जो कर रही है, आपका मन कुछ संतुष्ट हुआ या अभी भी जितने पापी हैं वो घूम रहे हैं? जी देखिए, अभी मन पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुआ है और न तो होने वाला है। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आप कृपया बोलें। देखिए, अभी तक मैं पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूं और न हो रहा हूं, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि में चोरी नहीं हुई है, पड़ा है डाका, लेकिन बड़े बड़े लोगों के द्वारा बचाए जा रहे हैं। यहाँ का ध्यान देना, अयोध्या में चोरी नहीं हुई है, पड़ी है डाका, बड़े बड़े लोगों के द्वारा बचाए जा रहे हैं। यहाँ का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ही दबाव है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको अयोध्या से निकाल दिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से भाग जाइए, कुछ लोग कह रहे हैं आप लोगों का नाम मत लीजिए। मैं बड़े धर्म संकट में हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि बूंद घात सही गिरी कैसे और खल के बचन संत सह जैसे। बूंद अघात सही गिरी कैसे और खल के बचन संत सह जैसे। जब तक एसआईटी की पूरी जांच स्पष्ट रूप से नहीं आ जाए। अच्छा, आप बताइए, बड़े अच्छे लोग हैं, ये आरएसएस और फिर संतों परिषद ये राम जन्मभूमि में क्यों रहना चाहती है भाई? ये संतों को ट्रस्ट में डाल दें, सारे संत यहाँ मंदिर है, इसकी सेवा संत लोग करेंगे। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के मुंह में मलाई लग गया है। अरे भाई, साधु संत लोग अपना मठ नहीं चला पा रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर चंपत राय के सिवा कौन चला सकता है? कौन व्यक्ति कह रहा है कि अपना मठ नहीं चला पा रहे हैं? किसी का नाम बताइए, कोई संत अपना मठ नहीं चला पा रहा है, अपनी कुटी नहीं चला पा रहा है। हम हनुमानगढ़ी नहीं चला पा रहे हैं, हम जो है दक्षिण भारत के रामेश्वरम नहीं चला पा रहे हैं, हम जो है दक्षिण भारत तमाम मंदिर नहीं चला हम मदुरई नहीं चला पा रहे हैं, हम पद्मनाभन नहीं चला पा रहे हैं, हम हनुमानगढ़ी नहीं चला पा रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है साधु महात्मा मंदिर नहीं चला पा रहे हैं? किसी नाम बताने कष्ट करेंगे आप?
मैं मदुरई चला रहा हूँ, मैं रामेश्वरम चला पर रहा आप हूँ, चंपत राय मैं जैसा वृंदावन चला रहा प्रबंधन हूँ, और प्रशासन नहीं दे सकते। मैं अयोध्या चला रहा हूँ। कौन व्यक्ति कह रहा है? चंपत इन लोगों के राय मुंह में जैसा मलाई लग प्रभु। गई है। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के मुंह में मलाई लग रही है, इस नाते मंदिर नहीं छूना चाहते हैं। प्रभु, हम साधु एक महात्मा सवाल ले सब लें। चला लेंगे कि हमको देने का कष्ट तो करें। चंपत राय जैसा प्रबंधन और सब प्रशासन चला आप रहे नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं प्रशासन दे सकते हैं? ये बताया, हन्नागढ़ी प्रशासन नहीं है, रामेश्वरम प्रशासन नहीं है, पद्मनाभन में प्रशासन प्रशासन आप नहीं क्यों है, मंदिर मदुरई ट्रस्ट में जानना प्रशासन नहीं चाहते हैं है। भाई? ये लड़ाई मंदिर ट्रस्ट की है या चढ़ावा चोरों को पकड़ने की है? नहीं है, ये लड़ाई हमारी चढ़ावा चोरों की है। लेकिन जब तक चढ़ावा चोर जो हैं, जब तक वहां से बाहर नहीं निकालने जाएंगे, तब तक चढ़ावा चोरी करते रहेंगे। निश्चित ये बंद नहीं होने पाएगा। अगर ये बड़े ईमानदार हैं, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बहुत ईमानदार है, तो ट्रस्ट जो है संतोष सौंप दें, निकल जाए ट्रस्ट से बाहर। दे दिया इस्तीफा। और चंपत राय ने और कोई इस्तीफा काम दे करें? दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, और क्या चाहिए आपको प्रभु? इस्तीफा से काम बनने वाला है? इस्तीफा से काम बन जाएगा? कोई बहुत बड़ा काम करके इस्तीफा दे दें, अच्छा हम अरबों की चोरी करके इस्तीफा दे दें कि भैया अब हमने इस्तीफा दे दिया है, जो मैंने कमाया है अब सकून से मुझे खाने दीजिए। ये नैतिकता है क्या इस्तीफा देने का? ये कौन सी नैतिकता है? मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित कर दिया है, एसआईटी रिपोर्ट आ रही है, निश्चित तौर से कोई अच्छा फैसला आने वाला है, आएगा फैसला। लेकिन निवेदन है, ये अपना मत समझें, हम लोग चला लेंगे, हम साधु महात्मा चला लेंगे, निश्चित चला लेंगे। हमको देतों अवसर चलाने के लिए क्या परेशानी है? ये क्यों नहीं दे रहे हैं? सर आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो? सर मुझे थोड़ी देना है, ये बात आप चंपत राय से करो सर। हम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, इनसे कहिए कि मदुरई में चला रहा हूँ, रामेश्वरम में चला रहा हूँ, पद्मनाभन में चला रहा हूँ, दक्षिण में चला रहा हूँ, हनुमानगढ़ी में चला रहा हूँ, कनक भवन में चला रहा हूँ, तो मैं राम जन्मभूमि नहीं चला पाऊंगा? जी नहीं, आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है। शुक्रिया, कृपया हमारे साथ, धन्यवाद सर, बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आसिम वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MIM के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। इन दिनों बीजेपी के सब दांव उल्टे क्यों पड़ रहे हैं? क्या हुआ आजकल? नहीं, दांव उल्टे तब पड़ते हैं जब आपका मालिक आपके खिलाफ हो जाता है। जिसने सत्ता तक पहुंचाया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उंगली पकड़ के ये लोग सत्ता के गलियारे तक पहुंचे, फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठे, और उसके बाद में उन्हीं के खजाने में लूट कर दी। आप बहुत बड़ी बात सर कह रहा हूं। मैं अभी आप सबकी बातें सुन रहा था। आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक प्राइवेट चैनल के ऊपर, लेकिन जो प्राइवेट चैनल चला रहा है वो बहुत ऑथेंटिक है। आपके चैनल पर बैठकर नाम लेना बेहतर नहीं है, प्राइवेटली पूछिएगा, बता दूंगा। वो आदमी खुद बहुत जेन्युइन है और उसकी बात में वजन है। उसने एक इंटरव्यू चलाया है महिपाल सिंह का। महिपाल सिंह वो आदमी है जिसने सबसे पहले उजागर किया था कि राम मंदिर के खजाने में चोरी हो रही है, चंदे में घोटाला हो रहा है, लूट हो रही है। वो आदमी चंपत राय की टीम में काम करता था। उस इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ देखी कि जब उसने कहा कि मुझे बुलाया एसआईटी ने, तो कह रहा मैंने ये भी बताया है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उस निर्माण का जो कास्ट थी वो थी 800 करोड़ रुपए, लेकिन पेमेंट हुआ है 2200 करोड़ रुपए। आपको बड़ी फिक्र है? नहीं, मुझे फिक्र ही नहीं सर। फिक्र तो भगवान श्री राम जी को होगी खुद, और तभी उन्होंने, भगवान ने ही सब पूरी दुनिया को बता दिया, सब एकदम से उजागर हो गया। मुझे क्यों फिक्र होगी? इन दिनों माहौल देश का कुछ बदला दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल दिख रहा है सर। कैसे? मैं बताऊं आपसे कि जिस प्रधानमंत्री को, जिनका सीना 56 इंच का था, जिन प्रधानमंत्री जी को चाइना से लड़ना था बॉर्डर के ऊपर, वो प्रधानमंत्री 15, 16 साल, 17 साल के जेनजी से बच्चों से लड़ रहे हैं। जिन प्रधानमंत्री जी को देश को यह हिसाब देना था कि चाइना ने हमारे देश में घुस के कितनी जमीन कब्जा कर ली और हमने कितनी वापस ले ली, वो प्रधानमंत्री 15 साल, 16 साल की बच्चियों से लड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, 15 साल की बच्ची वो रो रही है, वो परेशान है, मतलब उसके चरित्र पे हमले हो रहे हैं।
उसको बोला जा रहा है कि तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारे साथ वो कर देंगे। मैं बहुत अफसोस के साथ सर ये बात कह रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आपने भी बहुत से सवाल पूछे। प्रधानमंत्री जी रात में 1 बजे इंस्टाग्राम पर आकर हेलो फ्रेंड करके बताते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई। मैं तो कह रहा हूं जिसने आपकी माँ को गाली दी है उसे सजाए मौत दे दीजिए। प्रधानमंत्री की माँ, राष्ट्र की माँ, देश की माँ, हम उनके साथ हैं। लेकिन मसला यह है कि प्रधानमंत्री जी क्या उस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे कि जो प्रधानमंत्री कह रहा है मेरी माँ, देश की माँ, उसे गाली दी गई? वो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं बता रहा है कि देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी की माँ, देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी की माँ को। आप एमआईएम में ही हो अभी सर? नहीं, मैं देश के साथ हूं सर। ठीक है। नहीं, ये मतलब नहीं, एमआईएम में रहना गुनाह है। ओहो, एमआईएम में आपने किसी को भावी कहा तो मैंने सवाल पूछ लिया, आप इतने भावुक क्यों हो गए? असद वैसी साहब खुद कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, तो कोई तो बनेगा इनको हटाकर। सवाल को छोटा मत कीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब छोटा तो दें। आपने अपनी पार्टी को कर लिया। नहीं, प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दें कि अगर उनकी मां को गाली देना गुनाह है तो देश के भावी प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी और भावी प्रधानमंत्री की मां को जर्सी गाय कहना कितना जायज है? जिस पार्टी ने आपको धतिया के किनारे कर दिया हो उसके नेता को आप भावी प्रधानमंत्री मान रहे हो? सरेंडर हो सर आप तो। अब सर आपको बुरा लग रहा है? अगर आप देश के प्रधानमंत्री की वालिदा के साथ हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ क्यों नहीं? सर मैं किसी भी गलत के खिलाफ हूं। तो फिर बोलिए आप आइए और बताइए कि ये बांकीपुर का संकेत क्या है? सर बांकीपुर का संकेत यह है कि वो किस बच्चे की हत्या हुई थी, अभी एक तिवारी थे, इसका एनकाउंटर किया था। क्या नाम था? भरत तिवारी। एक मुख्यमंत्री पर यह इल्जाम लग रहा है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी ब्राह्मण हैं, जो पोस्ट होल्डर ब्राह्मण हैं, उनकी तो मजबूरी है बीजेपी के साथ, लेकिन जो पोस्ट होल्डर नहीं है, सिर्फ वोटर ब्राह्मण हैं, वो आजाद हैं। उन्होंने भरत तिवारी का बदला ले लिया। आप जिसको चाहेंगे मार देंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया। सर नहीं, अभी कैसे थैंक यू सर? अभी तो बहुत देर बाद आए हैं। 4 मिनट से बोल रहे हैं। 1 मिनट और बोलने दीजिए। अगली बार मेरा टाइम कम कर लीजिएगा। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वो सीट हरवा दी भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 30 साल से हरा नहीं पाया था कोई। और नितिन नवीन साहब 5 बार जिस सीट पर जीत के आए हैं, अध्यक्ष बनते ही वो सीट हार गई। उनको तो इस्तीफा अपनी फिक्र करो, यूपी में कोई चिमटे से छूने को तैयार नहीं। सर अब आप कुछ भी कहिए, लेकिन एक छोटी सी बात आपको बोल दूं। आप बता रहे हैं कानून व्यवस्था बात कर रहे हैं। आज सुबह की घटना पता है आपको? आप तो बाहर लखनऊ से चला रहे हैं चैनल। लखनऊ के चौक इलाके में एमा थॉम्सन स्कूल की एक वैन बच्चों को लेके जा रही थी। बच्चे, छोटे बच्चे उसमें स्कूल के बच्चे थे। उसके ऊपर कांवड़ियों ने हमला कर दिया और ईंटें पत्थर चला दिए। और अभी तक को गिरफ्तारी नहीं हुई है। समर्थन का टोकरा लेके आप गली गली घूम रहे हो। ना कांग्रेस आपको यूपी में पूछ रही है, ना समाजवादी पार्टी। आप लावारिस घूम रहे हो यूपी में। नहीं तो सर, ये आप वहां से कहां घुमा के ले आए? आप दतिया पे आइए ना। अपने मुद्दों पे ही रहना चाह रहे हो। आप दतिया पे आइए ना। थोड़ा सा वक्त कम है, कंक्लूड कर लो प्लीज। नहीं, दतिया जो सीट, थोड़ा समय चाहिए। हाँ बिल्कुल दूंगा। दतिया जैसी सीट, आपको पर्याप्त समय आज। दतिया जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। थैंक यू सर। दतिया जैसी सीट कांग्रेस जीत रही है। अयोध्या जैसी सीट समाजवादी पार्टी का सांसद जीत रहा है। एमआईएम के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। नहीं, हमें छोड़िए, हमारी तो बहुत लड़ाई, शुक्रिया। हमारी तो लड़ाई आज देश आप की अपनी लड़ाई पार्टी है। पे कोई बात हमारी नहीं लड़ाई देश की लड़ाई बहुत है। धन्यवाद हमारी लड़ाई पार्टी की लड़ाई नहीं है। हमारी आप तो सर गिरवी रखाए हो एमआईएम एमआईएम को कांग्रेस के यहाँ। बहुत शुक्रिया। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, इन दिनों फिजा में क्या चल रहा है, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो बिहार के सिग्नल आए, जिंजी के आंदोलन आए, ये सब क्या संकेत देते हैं? हाँ ब्रजेश जी, ये जो बिहार का जो सिग्नल आया है, जो दतिया का आया है, तो देखिए आप साहब कितनी जिद है कि साहब मैं जो कह दूंगा वही होगा, जो मैं जिसको तय कर दूंगा वही होगा। बिहार में बांकीपुर में एक प्रत्याशी का चयन हुआ, फिर बदला गया और मंडल अध्यक्ष को खड़ा कर दिया, जिसके बारे में वहां के लोगों को नहीं मालूम था। और दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में पूरी जिला इकाई ने इस्तीफा दे दिया, पूरे मंडल ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्योंकि अब
तय कर दिया है तो हम कुछ नहीं बदलेंगे। ठीक यही मामला मैंने, आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो यहाँ पर लोगों ने तय किया था कि इन लोगों के टिकट काट दिए जाएं और ये बिल्कुल फाइनल हो गया था। सारे पदाधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी, सर्वे रिपोर्ट आई थी जी। लेकिन जब वो दिल्ली गई संसदीय बोर्ड में तो ये तय हुआ कि नहीं, हम तो हमारे नाम से वो सब जीतेंगे, हम लोगों के उससे आप बिल्कुल कोई नाम नहीं कटेगा और सारे नाम रिपीट कर दिए गए। तो जहां पर इस तरह के निर्णय होंगे, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये हार गए 2024 का चुनाव, 240 सीटें आई, उसके बाद इन्होंने फिर कड़ाई शुरू की थी प्रत्याशी चयन में। परिणाम ये हुआ लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे, लेकिन बंगाल का जीते, इन्होंने सोचा फिर मेरी ये मैं जिसको खड़ा कर दूंगा उसको। परिणाम आप देख रहे हैं क्या हुआ। मैं तो, मुझे ताजुब है कि दतिया में 6000 से कैसे हारा, क्योंकि जिस प्रत्याशी को खड़ा किया था 2 दिन लगे लोगों को पहचानने में कि साहब ये हैं कौन, कहां से आए ये। तो इन स्थितियों में आप क्या उम्मीद कोई कर सकता है। बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि जिसको खड़ा, क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, जेंजी हो, इसने बीजेपी की गरिमा और राजनीतिक शैली पर बड़ा गंभीर प्रहार और बड़ा नुकसान कर दिया है? हाँ, ये अब इससे निपटना होगा पार्टी को यदि ये चाहते हैं तो। कारण क्या है कि वास्तव में एक मुद्दा ये कर रहे हैं, ये लोगों तक जा रहे हैं, बता रहे हैं अपनी शैली से, उस पर बाकायदे नोट तैयार किए गए हैं, कार्यकर्ताओं को उतारा गया है, गांव-गांव भेज रहे हैं। लेकिन ये चुनौती बड़ी है जो मुद्दे अभी आए हैं जी। जैसे अयोध्या वाला मुद्दा, अयोध्या वाले मुद्दे पर भी इनके सामने चुनौती है। और जो ये काकरोच पार्टी का जो आंदोलन हुआ उससे भी तमाम वो हुए, ये तो कहो जी। धन्यवाद ब्रजेश जी, कृपया सर हमारे साथ बने रहिएगा। इस परिचर्चा को हम दूसरे चरण में ले चलते हैं सर, नेक्स्ट राउंड की परिचर्चा शुरू करते हैं। और सबसे निवेदन है दिए गए नियत समय पर अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें और अपनी बारी में प्रस्तुत करें। मैं आलोक अवस्थी जी को आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आपके लिए बड़े ढेरों सवाल हैं, आपके पास जवाब देने के लिए हैं 2.5 मिनट, बोलिए। ब्रजेश जी, मैं 3 अलग अलग दलों के लोगों के जवाब मुझे देना है, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हमारे सम्मानित प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के ने ये कहा कि 2024 की उन्होंने याद दिलाई चुनावों में, लेकिन वो यह बताना भूल गए कि 2024 के बाद 2025 में 10 विधानसभा के उपचुनाव हुए जिसमें मात्र आपको 2 सीटें मिली। और 2014 में आपकी सरकार यहाँ पर चल रही थी, 2012 में सत्ता में आ गए थे। उसके बाद से 2014, 17, 19, 22 हमने लगातार आपका सुपड़ा साफ किया और भारी बहुमत से हम जीत करके आए। आपका स्थानीय निकाय में खाता नहीं खुलने दिया, नगर निगमों में खाता नहीं खुलने दिया, कोऑपरेटिव में आपको हराया। हमने हर चुनावों में, चाहे पंचायत को चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव को चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो, सब में धूल चटाई है। और कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस को में हमने उनको 1 लोकसभा सीट पे पहुंचाया था, राहुल गांधी को भी हरा दिया था। और अभी 2022 के चुनावों में कांग्रेस मात्र 2% वोट पर है और मात्र 2 सीटों पे है। तो ये राजनीतिक हैसियत हमने कांग्रेस की बनाई है। बहुत ज़ोर शोर से बात करी गई, ज़्यादातर डिबेट को वो राम मंदिर पर लेके गए, जबकि राम मंदिर पे हम लोग अपना पक्ष रख चुके हैं। फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि ब्रजेश जी, जब राम भक्तों की हत्याएं मुलायम सिंह यादव ने करी थी, राम सेवकों पे गोलियां चला के उनको मारा था और गर्व से कहा था कि 17 मारे गए हैं और भी मारने पड़ते, तो हम उसमें हिचकते नहीं। उस समय यही कांग्रेस समर्थन में थी, कांग्रेस के समर्थन में सरकार चल रही थी और मुलायम सिंह यादव ने इतना क्रूर कदम उठाया था। और उसके बाद से कांग्रेस का पतन हुआ, लगातार कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और मैं इतना ही और कहना चाहूँगा कि ये बताएं, कांग्रेस भी बताए और हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र भी बताएं कि आज वो राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बन जाए उसके लिए कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने क्या प्रयास किया था, कितना प्रयास किया था, कितनी ईंटें ला करके दी, कितना रुपया उन्होंने वहां पे मंदिर क्या चढ़ावा चोरी पर सदन में चर्चा के लिए आप तैयार हैं? कितना कानून के दायरे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने मदद करी। सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं आप? देखिए, मैं आपको ब्रजेश जी बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल बात में
ये सब भगवान राम का मंदिर ना बने, इसके लिए पूरा प्रयास किया था इन लोगों ने 84 कोसी परिक्रमा रुकवाई, पंचकोसी परिक्रमा रुकवाई। ये अखिलेश यादव ने ये गलती करी। और सीधी बात ये कहूंगा, जब जब कोर्ट में मैटर गया, सरकार की इनकी थी, हम लोग सत्ता से बाहर थे, सदन में इन्होंने चर्चा उसको चाहते हो या निवारण नहीं? किया है। और आज संविधान के द्वारा सदन में प्रदत्त चर्चा, yes or no? आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो नहीं चाहते जो इसका बना है मतलब। मंदिर, जी, आज thank you, उसका sir। भी अपमान कर रहे हैं। नहीं अभी 2 मिनट और चाहिए। नहीं सर, इतना टाइम नहीं सर। तो एक मिनट दे conclude दीजिए, करो। एक मिनट दे दीजिए, ठीक है, एक मिनट दे दीजिए, कंक्लूड करो। आज जो है अखिलेश यादव, आज जो ये घृणित कार्य हुआ वहां पर, जो वहां पे चढ़ावे में चोरी जिन लोगों ने करी है, वो कर्मचारी थे, पकड़े गए। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है उनकी, उनको पकड़ करके जैसे ही सरकार को मालूम पड़ा, भाजपा के पास बात, सरकार के पास बात आई, हमने जो है इस पर कमेटी बैठाई, हमारी जो है एसआईटी काम कर रही है, चिन्हित करके पकड़ा है। और अभी जांच कर रही है एसआईटी, जिसको और पकड़ेंगे, जो जिसके बारे में और नाम आए उसको भी पकड़ेंगे। और साथ ही साथ जो करपात्री जी की बात जो लोग जिम्मेदार लोग थे, करपात्री जी की बात मान लो, जिनके पास जिम्मेदारी थी उसको ठीक से देखने की, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। थैंक यू सर, धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, थैंक यू सर, जो रामलला की बात कर रहे हैं सर, थैंक यू ये सर, जा रुक जाओ। करके मैं पूछता हूँ, आपने जितना टाइम दिया, जर्जिल अंसारी जैसा एक मौलाना, थैंक यू सर, जर्जिल अंसारी जैसा एक मौलाना, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, नमाजी हूँ, धन्यवाद सर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ताला लगा हुआ है। भगवान शिव के बारे में अभी उसने गंदी बात करी है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने क्या विरोध किया है? थैंक यू सर। और पप्पू यादव वहां पर बैठ कर चप्पल पहन करके भगवान राम की फोटो लगा करके, थैंक यू सर, बाबा सॉन्ग रच रहा है और राहुल गांधी जाके चप्पल पहन करके मंदिर जहां पर भगवान राम के फोटो, आपको पर्याप्त समय, आप कृपया शांत समाजवादी पार्टी सर, आप कृपया शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं। मैं आराधना मिश्रा मोना जी को आमंत्रित करता हूं। आराधना जी, एक रुख तो बीजेपी का स्पष्ट है कि चढ़ावा चोरी पर विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होगी। क्या ये बात आपको मंजूर होगी या इसको आप नाक का सवाल बनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आस्था का सवाल है, किसी के अहंकार का सवाल नहीं है। और इस पर चर्चा की मांग हम करेंगे, नियम में करेंगे, और सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। मैं 2 बातें ज़रूर कहना चाहती हूँ। मैं अभी अपने सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी। मैं आपको 2 इंसिडेंट, आपके पास बहुत अनुभव है ब्रिजेश जी, आप जानते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर वोट बटोर रही थी, उस वक़्त यही कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सरकार उत्तर प्रदेश में आई, आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। जब सदन में उनसे ये सवाल पूछा गया कि अब आप सरकार में आ गए, मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने कहा जब केंद्र में सरकार आएगी तब बनेगा मंदिर। केंद्र में भी सरकार आ गई पर मंदिर इन्होंने नहीं बनाया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सर्वोच्च न्यायालय का कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आज मंदिर का निर्माण हुआ। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जो आज चंदा चोरी की बात आ रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी के निगरानी में पीएमओ से ये गठन हुआ कमेटी का। जो करपात्री जी ने कहा, आदरणीय करपात्री जी ने अभी कहा, बिल्कुल सही बात कही कि आखिर क्यों नहीं वहाँ पर अनुष्ठान जब हुआ, जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो शंकराचार्य जी को नहीं बुलाया गया? कोई शंकराचार्य मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, धर्मगुरुओं का था। नो डिस्कशन, विधानसभा में चर्चा नहीं। आपकी पार्टी का क्या रुख होगा? वो हमारा निर्णय इसमें स्पष्ट है। हम चर्चा कराएंगे और सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। सदन में बताएं ना कि एसआईटी की 50 दिन की जांच के बाद क्या हुआ, टेबल करें रिपोर्ट। ये देश जानना चाहता है। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। लोग जानना चाहते हैं, राम भक्त बहुत लंबा जानना पैनल जिनको है लूटा है। अभी मुझे कई लोग पास जाना है, लास्ट में टाइम बचा तो आपको जरूर देंगे। मैं प्रसन्न चौधरी जी, सर प्लीज, हाँ, मैं प्रसन्न चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ। चौधरी जी, बीजेपी का स्टैंड तो क्लियर है, अब आप कह रहे हो कि चर्चा कराई जाए। बीजेपी कह रही है कि भाई क्यों, किस बात की चर्चा? ट्रस्ट में चोरी हुई थी, हमने एसआईटी कराई, ट्रस्ट में एफआईआर करा दी। जनहित के कार्य हैं, अनुपूरक बजट पेश होना है, उसमें व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। वो जनता की सेवा करना नहीं चाहते, वो दोबारा से गुंडाराज की बात करते हैं, वो चंदा चोरी और इस टाइप के मामलों में उलझा के ये चाहते हैं कि अनुपूरक बजट ना हो, प्रदेश में तरक्की ना हो, प्रदेश की जनता जो चाहती है जनहित के जो कार्य होने हैं वे पूरे ना हो। इनका तो एक बहाना है, ये चर्चा नहीं चाहते, ये तो व्यवधान पैदा करना चाहते हैं सदन में। सार्थक चर्चा के लिए कहेंगे तो समय मिल सकता है, लेकिन ये व्यवधान पैदा करेंगे। समय कम है,
और अनुपूरक बजट पास होना है, जनहित के कार्य होने के लिए जो बहुत जरूरी है। मैं तो धन्यवाद करता हूं इनका कि कम से कम इसके बहाने से इन्हें भगवान राम की याद तो आई, लेकिन इन्होंने तो क्या किया था अभी बता भी दिया है। जो बीजेपी के मेरे सर आपको भी याद आने लगी, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बताया भी है, जैसे उनको तो याद आ रहे हैं नहीं वैसे था। आपको भी याद आने लगा। मुझे तो इस बात की बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है। नहीं, हम तो पहले से राम बहुत भक्त हैं, शुक्रिया हमारी तो आपका। जुबान में बहुत- जब कहीं जाते हैं तो राम राम करते हाँ हैं। नहीं सर, मैंने तो देखा है सर 22 हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। 22 हम के तो राम चुनाव का में नाम नहीं देखा लेके था चलते सर हैं। आपको। थैंक यू सर, कृपया हमारे साथ बने रहें। और हमारे मैं लिए अनूप तो जी को किसान आमंत्रित राम है, करता हूं। हम तो उनकी बात अनूप करते हैं, जी, किसानों की आवाज उठाते हैं, किसानों के कार्य ये तो तय है कि इस विषय पर हमारे चर्चा नेता नहीं करते होगी। हैं। क्या समाजवादी पार्टी इसको प्रतिष्ठा का विषय बनाएगी? सदन तो वैसे सिर्फ 4 दिन का है, अनुपूरक बजट भी आना है। आपकी पार्टी क्या इसी मुद्दे पर अपने स्टैंड पे रहेगी? जब सरकार तो सदन कैसे चलेगा? जब सरकार को ये मालूम था कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं प्रदेश में और देश चौधरी में, जी, अनूप जी की बारी है, आप कृपया रुकें। जब जी अनूप जी बोलिए। प्रदेश में और देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो सरकार ने मात्र 4 दिन का सदन क्यों रखा? अगर अनुपूरक बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होनी थी तो ये सवाल है मेरा। और समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों पर चर्चा चाहती है, सार्थक चर्चा चाहती है। हम किसी का सिर्फ इसी अहंकार मुद्दे का की चर्चा प्रदर्शन- चाहते हो या अन्य मुद्दों की भी चाहते नहीं, हैं? हम तो कानून व्यवस्था पे भी चर्चा चाहते हैं। हम तो अब 4 दिन के सदन में क्या-क्या कर लोगे भैया? छोटे छात्रों पर 17, 18, 20 साल के छात्रों पर मुकदमे लगा करके जिनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है उस पर भी चर्चा चाहते हैं। एक अंतिम बात, चूंकि मुझे मालूम आप अभी मुझे टोकेंगे, एक अंतिम बात अरे करना मैं क्यों चाहता हूं। टोकूंगा? आलोक मैं तो अवस्थी- कह रहा हूं सदन नहीं, अंतिम आप है, समय एक बार और होगा बस, इसके बाद नहीं। समय की बात है, मुझे मालूम है और मैं अनुशासन का पालन करता हूं। जी। आलोक जी ने बड़ी जोर शोर से अपनी राम भक्ति की बात कही, बार बार इन लोगों का पूरा ठेका है भगवान राम की भक्ति पे। मैं 2 सवाल करना चाहता हूं इनसे। एक सवाल करो, दो मैं नहीं। एक ही सवाल में दोनों नहीं हाँ। है। ये बता दें, अभी कुछ दिन पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ आए थे और उनकी शोभा यात्रा में एक कोई बहुरूपिया बजरंगबली का भेष रख के उनके रथ के सामने कलाकार था वो, कलाकार कह लीजिए सर, जिसको कल आपने मैं- दफ्तर अपने में जादव के बुलाया। मंच पर कौन सा अरे सुनने दीजिए, अपने जादव के सुनिए, प्रेस पहले कॉन्फ्रेंस सुनिए, में पहला अपने आंसर जादव के सवाल प्रेस सुनिए। कॉन्फ्रेंस में कौन था सर, ऐसा बताओ? ना कौन व्यक्ति था? वहाँ पर कौन ऐसा संग्रह चला था? कौन व्यक्ति आप था? मेरे से बात करो। जिसने बजरंगबली आप सर कंक्लूड कर लो, टाइम। बजरंगबली का भेष Thank you, रूप sir. धरे हुए कलाकार को अपनी रथ यात्रा के आगे सर नचाया। बहुत शुक्रिया सर, कौन इसी दिन विस्तार से बात प्रधानमंत्री था करेंगे। जिसने मैं छोटे करपात्री जी कद को के आमंत्रित भगवान करता राम हूँ। सर को आज सहयोग करो सर, बड़े आज सहयोग कर दो, प्रधानमंत्री की आज सहयोग कर दो। करके मंदिर थोड़ा जाते टाइम दिखाया। का टाइम प्रेशर है ये मेरे। राम भक्त का काम सर है। धन्यवाद सर। मैं करपात्री जी महाराज को आमंत्रित करता हूं। करपात्री जी, देखिए अब एसआईटी की जांच है, वो अंतहीन है, कब होगी क्या होगी किसी को पता नहीं। क्या आपको लगता है कि इंसाफ होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा? देखिए ब्रिजेश जी, मैं बहुत खुले मन का व्यक्ति हूँ। एक एसआईटी जांच हुई, उसके बाद फिर दूसरी एसआईटी जांच हुई, तब तक इलेक्शन आ जाएगा, तीसरी एसआईटी बन जाएगी। हम जांच कर रहे हैं, हम फैसला कर देंगे, हम निश्चित कर देंगे, ऐसा होता रहेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, किस पर करें लेकिन मैं निश्चित बता रहा हूँ कि तत्काल इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कांग्रेस ने बगावत किया, सपा ने बगावत किया, बीजेपी ने बगावत, सारे लोगों ने राम मंदिर बगावत किया। आप तो बहुमत में थे, आपने क्यों पार्लियामेंट में बिल पास नहीं किया? आपने पार्लियामेंट में बहुमत से मंत्री को नहीं बनवाया? जब सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया है और आप उसमें अपने लोगों को रख दिए हैं, तो आप उस पर जांच क्यों नहीं करते? मैं आज भी कहना चाहता हूं कि लोगों यह ना कहो कि राम धन बांट लो, मोहब्बत जमीन और गगन बांट लो, माँ की ममता भाई बहन बांट लो। अगर बांटना चाहते हो रे चंदा चोरो, तो मरने पे मेरा कफन बांट लो, मरने पे मेरा कफन बांट लो। मेरा कफन पड़ जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक भी चंदा चोरी अगर बच गए और उसको समर्थन देने वाले बच गए तो निश्चित है इस पार्टी को तो जब सरकार कह रही कि दूध का दूध पानी का पानी, सब जगह नाच रहे हैं, इनको भोगना पड़ेगा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरीसन यद्यपि परम स्नेही। मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया क्रोधित ना हो, कुपित ना हो, स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। मुझे दर्द है चंदा चोरों से, इस नाते क्रोधित हो रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं दिया है उनको कोई दर्द नहीं होगा है, जो रामलला जो अयोध्या वासी नहीं है उनको कोई दर्द नहीं होगा। नहीं कैसी बात करते हैं? मैं उस कांग्रेस कितनी पीड़ा में आप देख नहीं रहे मुझे हैं। क्रोध हो रहा है। जी मैं आपको प्रणाम करता हूं और कृपया थोड़ा
कुपित ना हो, हम लोग आराम से बात करें। मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं और मैं आसिम वकार साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। वकार साहब, ये आपकी पार्टी के सदर की 2 रैलियां हुई, एक सहारनपुर एक मुरादाबाद। आप बार बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से अपने साथ लेने के लिए आपकी पार्टी गिड़गिड़ाती है, पर ये दोनों आपको बात करने को तैयार नहीं। चुनाव करीब आने दीजिए, ये बात करेंगे। कैसे? अब ये तो कुछ एविडेंस दीजिए। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुले मंच पर चर्चा नहीं हो सकती। कुछ रणनीति ऐसी होती है जिसकी खुले मंच पर चर्चा नहीं हो सकती। जो काम कमरे के अंदर रणनीति का है वो वैसे ही रहने दीजिए। पर कोई आपसे बात तो करता नहीं। आपको क्या पता सर, हम बताते नहीं आपको। कैसे? हम बताते ही नहीं आपको, और ना तो बताएंगे ही नहीं सर। आपको तो बताओगे कैसे? ठीक है होता सर। तो अभी छाती ठोक के मुझे जवाब देते और करारा जवाब देते मुझे। नहीं, हम आपको जवाब देंगे नहीं। क्यों नहीं दोगे मुझे? हम डरते प्रसन्न हैं। चौधरी को जवाब दो। अच्छा नहीं, हम डरते हैं आपसे। नहीं, हमसे क्यों डरोगे? प्रसन्न- चौधरी जी को जवाब नहीं, दो। चौधरी जी को क्या जवाब दें? चौधरी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी ने जब लाठी उठाई थी, अब पता नहीं चौधरी साहब थे उस वक्त, नहीं थे, उनको बचाने के लिए। हाँ हाँ, आप कंप्लीट कर लो। नहीं, ये MIM वाले बोलते हैं एक साहब ने- लोकतंत्र में सब कुछ सर चौधरी जी, मेहनत करनी चौधरी जी पड़ती बीच है। में नहीं सर, रुक उनका- जाओ वो सर, रुक किसी जाओ जनहित सर, के मुद्दे पे गए थे, सर किसी रुक को जाओ, इंसाफ इनको दिलाने के बोलने लिए दो ना। गए थे। फिर अगर आप कुछ उनकी ऐसी बात हुई लाठियों तो की मैं बात समझ करते दूंगा हैं। ना। आज उस लाठी को कृपया करिश्मा संयम है, बरतो बोल सर, सकता मैं। संयम अब बरतो। उस लाठी को करिश्मा सर संयम है, क्या बरतो। उनके क्या आप बोलो मजाक सर। है? आप क्या समझते हो? आप सर क्यों कुपित हो रहे हो? शांत हो जाओ जरा, बात कंप्लीट कर लेने दो। आपको याद बोलो। होगा, वकार साहब बोलिए। आपके ही डिबेट शो में बैठा था, अभी आपको याद आ जाएगा। आप किसी को कुछ कह लो, लेकिन चौधरी साहब को कुछ मत नहीं, बोलो। आपके शो में मैं बैठा था, आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात है। और रोहित अग्रवाल जी बैठे थे, तो उनका जयंत चौधरी का एक बयान आया था कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। याद होगा आपको कि चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, जो बीजेपी में चला जाऊं। थैंक यू सर। तो मैंने कहा था अगर ये नहीं पलटे तो अजीत सिंह की औलाद क्योंकि आपने ऐसी बात कही है तो मैं चौधरी साहब को आप टाइम दूंगा। लालायित हो रहे हो। चौधरी साहब 20 सेकंड। गठबंधन करने को, और गठबंधन की आपकी नीति बन रही है कि मैं चुप रहता हूं। उन्होंने वो बयान कब दिया था, कहां दिया था, कैसे दिया था? वो थैंक यू सर, गठबंधन करता बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं उनका ब्रजेश कहना ये शुक्ला था। जी को आमंत्रित करता हूं। ब्रजेश जी, क्या दिनों दिन बीजेपी के लिए चुनाव बड़े टफ होते जा रहे हैं क्योंकि सामाजिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं? क्या बीजेपी को इस बात का इल्हाम है? वैसे वो पार्टी तो बहुत लोगों के बीच रहती है, क्या ये जो संकेत आ रहे हैं ये उसको एहसास है? ब्रजेश जी, ये पार्टी को ये जानकारी है कि लड़ाई आगे कठिन आने जा रही है, और सबसे कठिन लड़ाई उत्तर प्रदेश के लिए आप देख रहे होंगे, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। एक सवाल, तो अब ये देखना है किस रणनीति चलती, इस पे डेली प्रतिदिन एक नजर रखनी पड़ेगी हम रिपोर्टरों को कि किस रणनीति से ये लोग चलते हैं। कारण क्या है कि विपक्ष भी बहुत मजबूती से काम कर रहा है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से लड़ाई बड़ी रोचक होगी और बहुत कठिन होगी। ओके, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। आप मोना जी से कुछ पूछ। हाँ, मोना जी, आलोक जी कुछ पूछना चाहते हैं। मैं 10 सेकंड पूछेंगे और आप सिर्फ 10 सेकंड में जवाब देना। मैडम, मैं टाइम ऑलरेडी मेरे पास खत्म है, पर आप लोग के सम्मान में दे रहा हूं। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाह रहा हूं कि जिन श्री राम को उन्होंने काल्पनिक माना था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, वह आज उनको मानने के लिए तैयार हुआ है क्या? और दूसरा सवाल ये कि मुलायम सिंह यादव के को समर्थन देकर के जो हत्याएं करवाई थी कार्तिकों की, उस पर क्या क्षमा मांगते हैं? मोना जी 10 सेकंड प्लीज। मैंने इस बात का जवाब मैं एक बार से देना चाहती हूँ कि राम मंदिर में सबसे पहली पूजा बूटा सिंह जी मंत्री थे केंद्रीय, उन्होंने उनके निगरानी में शुरू हुई थी। ब्रजेश जी, ये बात आप भी जानते हो, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। हमें किसी भी तरह से, थैंक यू मैडम, किसी से भी ये प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का और आप सबका बहुत और एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक चीज, ब्रजेश जी, प्लीज। नितिन नवीन जी अपनी पोलिंग हार गए, ये जानकारी आई है, जरा एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि जो उनकी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल गांधी अपनी पोलिंग हार गए थे, अपनी लोकसभा हार गए। सर धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो दतिया और बांकीपुर की पूरी रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।